गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम लोग मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा को समझेंगे। इसके पहले कल के क्लास में हम लोगों ने भूगोल के अर्थ और परिभाषा को समझा। भूगोल के कुछ परिभाषाएं दी गई थी, भूगोल का अर्थ बताया गया था। तो आज के सेशन में हम लोग मानव भूगोल के बारे में जानेंगे और मानव भूगोल का अर्थ और परिभाषा को भी समझेंगे। हालांकि कल के क्लास में मैंने बताया था कि भूगोल के जनक या पिता को लेकर के बहुत से विद्वानों में मतभेद रहा है कि कुछ लोग हिकेटियस को मानते हैं, कुछ लोग इरेटास्थनीज को मानते हैं। तो वास्तविकता क्या है, इरेटास्थनीज भूगोल के पिता कहलाते हैं या हिकेटियस कहलाते हैं, तो उस पर भी अभी चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले कल का जो पढ़ाया गया है उसके बारे में थोड़ा सा फीडबैक ले लिया जाए। तो कल भूगोल का कुछ परिभाषाएं बताई गई थी और अर्थ बताया गया था। तो मैं एक बार फिर से जो है कि उसको रिपीट कर देता हूँ। तो जो भूगोल है, भूगोल को अंग्रेजी में जियोग्राफी कहते हैं और ये जियोग्राफी यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है ना। जहाँ पर जी का मतलब पृथ्वी होता है, ग्राफो का मतलब वर्णन करना होता है, और ये दोनों क्या है, ये ग्रीक भाषा है, ठीक है ना, ग्रीक भाषा है। तो इस प्रकार पृथ्वी का जो वर्णन है वही भूगोल कहलाता है, ठीक है। लेकिन पृथ्वी का वर्णन का मतलब क्या हुआ कि इसके जो भूतल है ना, भूतल, तो भूतल का जो विश्लेषणात्मक अध्ययन होगा उसी को भूगोल कहा गया। और इसमें कुछ लोगों ने परिभाषा भी दी थी, जैसे हमबोल्ट थे, रीटर थे, और हमबोल्ट, रीटर, हेटनर है ना, और बैरोज, इनके द्वारा मैंने परिभाषाएं लिखाई थी, जिसको मैंने बताया था कि जैसे कि हेटनर जो हेटनर थे, हेटनर ने परिभाषा देते हुए ये बताया कि भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है ना, क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है। वहीं बैरोज ने क्या बताया था, बैरोज ने भूगोल को पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया। तो ये दोनों ही परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये परिभाषा हो गया, यहाँ पर अर्थ हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे भूगोल के पिता या जनक, हिकेटियस या इरेटास्थनीज। देखिए, वैसे देखा जाए तो वास्तविक रूप से जो भूगोल के पिता हैं वे इरेटास्थनीज कहलाते हैं। तो इरेटास्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। लेकिन इसके पहले प्रारंभ में हिकेटियस को लोगों ने भूगोल का पिता मान लिया, फिर बाद में इरेटास्थनीज आए। तो इरेटास्थनीज ने भूगोल को एक पृथक रूप में जो है कि इसका अध्ययन किया और इसको परिभाषित किया। तो इस आधार पर इरेटास्थनीज को भूगोल का पिता माना गया। आइए देखते हैं इन दोनों लोगों में तुलना करके। भूगोल के पिता, अब ये जो भूगोल के पिता, एक तरफ हिकेटियस को ले लिया जाए
और दूसरी तरफ इरेटास्थनीज को। है ना। तो देखिए ये दोनों ही यूनानी विद्वान थे। क्या थे? यूनानी या इसको क्या कह सकते हैं? ग्रीक। ठीक है ना, यूनानी या ग्रीक। तो दोनों ही यूनानी विद्वान थे, या इसी यूनानी को ही ग्रीक कहते हैं। ठीक, तो ये दोनों ही यूनानी विद्वान थे। अब ये जो हिकेटियस थे, ये एक महान राजनेता और अग्रगामी, जरा वहाँ देखना, सही दिख रहा है ना क्लीन कि धूमिल धूमिल है? अग्रगामी भूगोलवेत्ता थे। नहीं दिख रहा है? कहाँ क्लीन है? तुम लोग क्या देखती हो जी? एक अग्रगामी और एक महाराजनेता और अग्रगामी भूगोलवेत्ता थे, और इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, है ना। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, लेकिन उनमें से जो एक पुस्तक थी जो इनकी पुस्तक सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई थी, पीरियोडस, है ना। इनकी एक पुस्तक पीरियोडस सर्वाधिक प्रसिद्ध रही। पीरियोडस, तो पीरियोडस हिकेटियस के द्वारा लिखी गई इनकी सबसे सुप्रसिद्ध पुस्तक रही है। लेकिन इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, लेकिन इन पुस्तकों का कोई प्राप्य नहीं मिल पाया, या कह सकते हैं कि ये पुस्तकें जो है कि नहीं बाद में देखी गई। इसलिए इनकी एक पुस्तक जो है कि पीरियोडस जो थी वो बहुत ही प्रसिद्ध रूप से थी, और यह इनके द्वारा लिखी गई। इसी पीरियोडस पुस्तक में ही इन्होंने पृथ्वी का वर्णन को स्पष्ट किया। या ये भी कह सकते हैं कि इस पीरियोडस का जो अर्थ है वो पृथ्वी का वर्णन ही है ना। तो इस पीरियोडस का जो अर्थ है वो क्या है? पृथ्वी का वर्णन। तो ये पीरियोडस नामक पुस्तक हिकेटियस के द्वारा लिखी गई, जिसका अर्थ पृथ्वी का वर्णन है। और इस पुस्तक में इन्होंने पृथ्वी के बहुत से भौगोलिक तथ्यों का वर्णन किया था। और ये जो पीरियोडस पुस्तक थी यह 2 खंडों में भी प्रकाशित हुई थी, है ना। ये पुस्तक 2 खंडों में प्रकाशित हुई। अभी जब भौगोलिक विचारधाराओं को बताया जाएगा तो उसमें डिटेल से प्रॉपर तरीके से इन सभी विचारकों के बारे में बताया जाएगा। अभी तो बस ऐसे ही बता दिया जा रहा है। तो ये पीरियोडस 2 खंडों में प्रकाशित थी, या 2 खंडों में प्रकाशित हुई। अब इसके बाद जो पीरियोडस है, पीरियोडस विश्व भूगोल का प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन है। तो ये जो पीरियोडस है ये विश्व भूगोल का प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन है। अतः इन्हीं कारणों से हिकेटियस को प्रारंभ में भूगोल का पिता
कहा जाने लगा। तो इन्होंने पीरियोडस नामक पुस्तक लिखी। पीरियोडस विश्व भूगोल का प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन था, है ना। तो इसी पुस्तक के कारण ही इन्हें प्रारंभ में भूगोल का संस्थापक या जनक के रूप में माना गया। जबकि इरेटास्थनीज की बात की जाए तो कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा कर सकते हैं कि इरेटास्थनीज को क्यों भूगोल का पिता कहा जाने लगा। तो जो इरेटास्थनीज थे, देखिए इनकी जो प्रथम सराहनीय कार्य रहा, तो इनका जो प्रथम सराहनीय कार्य रहा क्या रहा है? तो सबसे पहले कि ये एक महान गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी थे। खगोल विज्ञानी थे। इसके बाद और क्या थे ये कि इन्होंने सर्वप्रथम जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने सर्वप्रथम जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग किया। और इनकी क्या उपलब्धि रही भूगोल के पिता कहलाने के पीछे? तो और इनकी उपलब्धि रही कि ठीक है, अच्छा, ये जियोग्राफिया इनकी एक पुस्तक रही है। तो ये इसको जियोग्राफी आप कर दीजिए, जियोग्राफी PHY, हाँ जियोग्राफी। और इनकी क्या उपलब्धि रही कि इन्होंने जियोग्राफी कह सकते हैं, या इसको यहाँ पर मैं हिंदी में भूगोल कह दे रहा हूँ, भूगोल हो जाए, ठीक। तो इन्होंने सर्वप्रथम भूगोल या जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने जियोग्राफिया नामक पुस्तक लिखी। तो इन्होंने जियोग्राफिया नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया। एक महान गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी थे। इसके अलावा अधिकांश इतिहासकारों का और विद्वानों का यह मानना था कि इरेटास्थनीज ने ही सर्वप्रथम, है ना, भूगोल को एक अलग विज्ञान के रूप में जो है कि प्रस्तुत किया, है ना। तो इरेटास्थनीज ने ही सर्वप्रथम भूगोल को एक अलग विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। इसको एक अलग पृथक शाखा के रूप में जो है कि परिभाषित किया। इस कारण से जो है कि इरेटास्थनीज को लोग भूगोल का पिता मानने लगे, है ना। तो अब देखिए कि यहाँ पर अब ये दोनों चीज़ें हो गए। एक तरफ हिकेटियस भी है भूगोल के पिता, है ना, और एक तरफ कौन है? इरेटास्थनीज भी है। तो अब देखा जाए तो NCERT के आधार पर इरेटास्थनीज को ही माना जाता है। यदि कभी ऐसी दुविधा आ जाए पेपर में कि पूछ दिया जाए कि भूगोल के पिता इनमें से कौन है, और दोनों ऑप्शन आ जाए, एक तरफ हिकेटियस हो और दूसरी तरफ इरेटास्थनीज भी हो, है ना, तो इसमें निस्संदेह इरेटास्थनीज पर टिक कर दीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर NCERT ने भी इसको मान लिया है। अब चूँकि इनकी कुछ उपलब्धियाँ रही हैं जिस वजह से इरेटास्थनीज को भूगोल का पिता कहते हैं, है ना।
तो इन्होंने सर्वप्रथम भूगोल शब्द या जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने सर्वप्रथम जियोग्राफिया नामक पुस्तक लिखी। इसी पुस्तक में ही इन्होंने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, है ना। जियोग्राफिया नामक पुस्तक में ही इरेटास्थनीज ने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। इसके अलावा ये एक महान गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी थे। इसलिए देखा जाए तो इन्होंने गणितीय पद्धति के आधार पर पृथ्वी के जो विषुवतीय रेखा है उसका भी इन्होंने परिकलन किया था, और वो परिकलन आज के विषुवतीय रेखा की दूरी के लगभग समान था। तो ये इन्होंने बहुत ही जो है कि अपनी सराहनीय कार्य किया है भूगोल के क्षेत्र में। इसलिए लोगों ने आगे चल करके इरेटास्थनीज को भूगोल का पिता मान लिया, और इन्होंने बाद में चल करके भूगोल को एक अलग पृथक शाखा के रूप में जो है कि स्थापित किया और उसका अध्ययन किया। इसलिए इरेटास्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाने लगा। तो इन दोनों में भूगोल का जो पिता है वो इरेटास्थनीज है। अब यदि इरेटास्थनीज न दिया हो, है ना, इरेटास्थनीज यदि न दिया हो तब आप जो है कि हिकैटियस यदि दिया हो तो हिकैटियस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। यदि दोनों दिया होगा तब तो इरेटास्थनीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये परीक्षा, ये जो प्रश्न है, ऐसे ऐसे प्रश्न कभी कदार टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में पूछ लेता है। अब आयोग का मनमानी रहेगा तो कुछ भी मान लेगा। पिछली बार 2021 के पीजीटी की परीक्षा में तो रुको और जाओवाद, है ना, ये विचारधारा है मानव और पर्यावरण के मध्य संबंध को लेकर के भूगोल में, मानव भूगोल में 3 विचारधाराएं चली थी, ठीक है। सर्वप्रथम जर्मन से निश्चयवाद या पर्यावरणवाद या नियतिवाद आरंभ हुआ था। फिर उसके विरोध में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने संभववाद को बढ़ावा दिया। फिर उसके बाद आगे चल कर के इन दोनों का मिला जुला जो रूप था वो नवनियतिवाद के नाम से आगे चल कर के जो है कि विचारधारा उत्पन्न हुआ। तो वो नवनियतिवाद की जो विचारधारा है उसको रुको और जाओवाद के नाम से भी जाना गया, है ना। तो वो रुको और जाओवाद जो था वो टेलर के द्वारा दिया गया था। उसे वैज्ञानिकवाद भी कहा जाता है, उसे नवनियतिवाद भी कहा जाता है। तो अब 2021 के पीजीटी के परीक्षा में जो है कि आयोग ने मैकिंडर को मान लिया। तो अब ये तो आयोग की जो है कि मनमानी हो सकती है, वो चाहे जिसको मान ले, है ना, लेकिन जो वास्तविकता है वो यही रहेगा। तो इरेटास्थनीज ही जो है कि भूगोल के पिता हैं। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे मानव भूगोल के अर्थ और परिभाषाओं को लेकर। इसको मैं मिटा दूं? तुम लोग लिख लिए? काहे? कब लिखोगी? चलो ठीक है। देखा? अब हम लोग शुरुआत करेंगे मानव भूगोल से। तो मानव भूगोल क्या है बताओ? कल बताया गया था ना, मानव भूगोल क्या है? देखा, कल नहीं आई थी? तू हो अंकिता? तुम नहीं आई थी? अच्छा, तुम भी नहीं आई थी। तो मानव भूगोल क्या है या मानव भूगोल परिभाषा कैसे दे सकते हैं? तो देखिए, मानव भूगोल, मानव और पर्यावरण, ठीक है ना, दो ही चीज़ हैं यहाँ पर, मानव और पर्यावरण। तो मानव और पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन होता है ना, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग भी किसी न किसी पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। चलिए मान लेते हैं कि हम एक ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ा दे रहे हैं। तो ये इसका ऑनलाइन का अलग इन्वायरमेंट है, ऑफलाइन का अलग इन्वायरमेंट है ना, और हम जुड़े हुए हैं इस इन्वायरमेंट से।
तो ये हम दोनों में एक परस्पर ये जो संबंध बना हुआ है ना, जो परस्पर ये संबंध बना हुआ है उसी को जो है कि मानव भूगोल कहा गया। तो पर्यावरण और मानव के मध्य परस्पर संबंधों का जो अध्ययन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। अब इसके अलावा मानव भूगोल को कई लोगों ने अपने अलग अलग जो है कि रूपों में परिभाषित किया है, जिसमें रेडजेल, कुमारी सैम्पुल और अन्य भी जो है कि लोग हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पहले मानव भूगोल क्या है। तो मानव भूगोल पहले लिख लेते हैं कि मानव और पर्यावरण के मध्य अब देखिए यही इसका थीम है कि मानव और पर्यावरण के मध्य। तो अब जितने भी परिभाषाएं दी जाएंगी इन्हीं दोनों के मध्य दी जाएंगी। अब उसमें कुछ शब्दों को हमें पकड़ना है, उन शब्दों को पकड़ लेंगे तो समझ जाएंगे कि यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, फला के द्वारा दी गई है। अन्यथा हम कितनी परिभाषा को याद कर सकते हैं, है ना, 1 2 4 परिभाषा याद कर सकते हैं, लेकिन हम शब्दों को पकड़ लेंगे तो मालूम हो जाएगा कि यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई। तो ये इसका जो है कि मुख्य थीम है कि इसमें जब भी होगा अध्ययन तो मानव और पर्यावरण के मध्य संबंधों का होगा। तो मानव और पर्यावरण के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल के जनक या पिता रेडजेल को कहा जाता है। मानव भूगोल के जनक या पिता रेडजेल को कहा जाता है। रेडजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में मानव भूगोल के बारे में बताया और परिभाषित किया। परिभाषित किया है। तो अब देखिए एक परिभाषा हो गई ये आपका रेडजेल के द्वारा। तो इन्होंने क्या परिभाषा दिया कि मानव समाज और पर्यावरण के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो यहाँ पर रेडजेल के द्वारा एक परिभाषा दी गई। रेडजेल के द्वारा एक परिभाषा दी गई कि मानव भूगोल
मानव समाज और पर्यावरण के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अब देखिए, मानव भूगोल की परिभाषा में यदि जहाँ पे संश्लेषण या संश्लेषित की बात कर दी जाए, जहाँ पे संश्लेषण या संश्लेषित की बात की जाए, तो समझिए वह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? रेड जेल के द्वारा। देखिए यही शब्द है, तो इन्हीं कुछ शब्दों को पकड़ना है, ठीक ना। अब ये परिभाषा क्या याद हो सकता है? चलिए मान लेते हैं ये परिभाषा याद होगी, इसके आगे कोई और परिभाषा होगा तो वो नहीं याद होगा, यदि वो भी याद होगा तो तीसरा परिभाषा नहीं याद होगा, है ना। तो अब ये सब परिभाषाएं तो याद नहीं की जा सकती हैं, लेकिन इनके परिभाषाओं में कुछ ऐसे शब्दों पर विशेष जोर दिया गया है कि उसके बगैर इनकी परिभाषा अधूरी है। तो रेडजेल की जो परिभाषा है, तो रेडजेल की परिभाषा में मुख्य रूप से संश्लेषण पर जोर दिया गया है। तो मानव और पर्यावरण के मध्य परस्पर संबंधों के अध्ययन के संश्लेषण पर जोर दिया गया है। तो मुझे अब जहाँ पर संश्लेषण दिखा या जहाँ पर संश्लेषित शब्द दिख गया मानव भूगोल परिभाषा में, तो समझिए कि वह परिभाषा किसकी है? रेडजेल की है। ठीक, बात समझ आया कि नहीं? इन शब्दों से पकड़ में आ जाएगा। इसके पहले जैसे मैंने भूगोल के परिभाषा में बताया कि जहाँ पर पारिस्थितिकी का प्रयोग हो जाए भूगोल में, तो समझिए वो बैरोज ने दिया। जहाँ पर क्षेत्र वर्णनी या भू विस्तारी शब्द का प्रयोग हो जाए तो समझिए कि वह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? वह परिभाषा हेटनर के द्वारा दिया गया है। तो इसी प्रकार मानव भूगोल की परिभाषा में जहाँ पर आपका संश्लेषण या संश्लेषित की बात की जाएगी तो समझिए वहाँ पर वो रेडजेल की परिभाषा दी गई है। इसीलिए इन शब्दों पर हमें ज़्यादा विशेष रूप से जो है कि जोर देना है। और रेडजेल ने अपनी परिभाषा में मानव और पर्यावरण के मध्य संबंधों के अध्ययन को लेकर के विशेष रूप से संश्लेषण पर ज़्यादा जोर दिया है। इसीलिए इन्होंने बताया कि मानव भूगोल मानव समाज और पर्यावरण के मध्य संबंधों का एक संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए जो दूसरी परिभाषा है, वो हो जाएगा, यहाँ तक दिखाई देगा, कुमारी सेम्पुल। अब ये कुमारी सेम्पुल एक अमेरिकन स्कॉलर थी, ठीक ना। क्या करती हो? कुछ करती हो? तो जब मामी घर पे नहीं तो क्या करती रहती है भर? सर काम करना। अरे रात में कौन सा काम करती हो जी? सुबह भी काम करना होता है, कोचिंग पढ़ाना होता है, खाना बनाना होता है। अच्छा तो ठीक है, तो सुबह ना होता है ये सब काम, कि रात में होता है ये सब? रात में 11 बजे सुबह करते हैं। तो हम तो रोजाना 12-1 बजे सोते हैं। हम भी तो वही काम करते हैं, सुबह आते हैं, हम भी तो सुबह खाना बनाते हैं, मैं भी सुबह आता हूँ, पढ़ाता हूँ, वही काम तो मैं भी कर रहा हूँ, बशर्ते मैं अकेले का काम कर लेता हूँ, तुम 4-6 लोग का करती हो। चलिए अब देखिए कुमारी सेम्पुल। कुमारी सेम्पुल का पूरा नाम क्या है मालूम है? क्यों? कुमारी सेम्पुल या सेम्पुल है तो इनका पूरा नाम क्या है? ये सेम्पुल लड़की है कि लड़का है? पहले यही बताओ। सेम्पुल लड़की की लड़का? ये कुमारी कह दी इसलिए सेम्पुल लड़की हो गई। वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक में भी तो दोनों होंगे, मेल फीमेल होंगे। मेल की फीमेल? पागल, मैंने अभी कहा कुमारी सेम्पुल। सेम्पुल का नाम नहीं सुनी हो? अरे इतनी बड़ी विदुषी रही है, और पूरे भूगोल के इतिहास में जब से भूगोल का जन्म हुआ, जन्म से लेकर के आज तक की बात बता रहा हूँ ना, कोई दूसरी विदुषी महिला भूगोल में अइबा नहीं की। कभी दूसरी महिला का नाम सुन लो किसी का भूगोल में। केवल भूगोल में जब भी मिलेंगे तो पुरुष ही मिलेंगे ना। इरेटास्थनीज मिलेंगे, हिकैटियस मिलेंगे, थेर्स मिलेंगे, अनेक्जिमेंडर मिलेंगे, है ना, पंपोनियस मिला मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे, सब पुरुष मिलेंगे। सिर्फ एक ही महिला मिलेगी। कौन महिला? कुमारी सेम्पुल। तो पूरे भूगोल के इतिहास में मात्र एक ही ऐसी महिला है जो भूगोल में अपना योगदान दिया, बाकी किसी महिला ने अपना योगदान नहीं दिया, इसलिए ये बहुत ही चर्चित हैं, ठीक ना। और इनका पूरा नाम है एलेन चर्चिल कुमारी सेम्पुल, ठीक ना। नाम भी पूरा याद होना चाहिए, कभी पूछ सकता है कि एलेन, मैं लिख दे रहा हूँ, एलेन चर्चिल कुमारी सेम्पुल।
इतना बड़ा नाम है 4 शब्दों में। एलेन चर्चिल कुमारी सैम्पुल। अब ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ये रहने वाली थी अमेरिका की। कहाँ की? अमेरिका की। और ये पढ़ने कहाँ आई थी? जर्मनी में। नहीं, ये पढ़ने जर्मनी में आई। अमेरिका की रहने वाली थी, ये जर्मनी में पढ़ने आई। और जर्मनी में पढ़ने आई तो ये मुख्य रूप से रेटजेल के कुशल नेतृत्व में, इनके जो है कि मार्गदर्शन में अपना शिक्षण और दीक्षण का कार्य जो है कि किया। इसलिए रेटजेल की ये सुप्रसिद्ध शिष्या भी कहलाती हैं, है ना। रेटजेल की ये सुप्रसिद्ध शिष्या कहलाती हैं सैम्पुल। और पूरे भौगोलिक इतिहास में एक ही महिला थी केवल, और दूसरी कोई महिला आज तक पैदा नहीं हुई, केवल पुरुष ही पुरुष रहे हैं। ठीक ना। चलिए अब इनकी परिभाषा हम लोग देखते हैं कि इनकी परिभाषा क्या रही है। तो एलेन चर्चिल सैम्पुल ने मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए बताया कि क्रियाशील मानव और गतिशील पृथ्वी, दो चीज़ें, क्या क्या? क्रियाशील मानव और गतिशील पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन क्या कराता है? मानव भूगोल कराता है। तो सैम्पुल ने क्या परिभाषा दिया कि क्रियाशील मनुष्य और गतिशील पृथ्वी के मध्य, क्रियाशील मनुष्य और गतिशील पृथ्वी के मध्य संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। ठीक। तो अब देखिए सैम्पुल की परिभाषा बहुत बार पूछी जाती है। तो जहाँ पर भी क्रियाशील मानव या परिवर्तनशील मानव आ जाए और गतिशील पृथ्वी शब्द आ जाए तो समझिए कि वो परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? कुमारी सैम्पुल के द्वारा। अब कुमारी सैम्पुल का पूरा नाम बताओ। अभी बताया हूँ मैंने, बताओ क्या? हाँ, एलेन चर्चिल कुमारी सैम्पुल। बहुत बढ़िया। अब देखिए इसको मैं मिटाऊं। चलिए अच्छा, यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ। तो मानव भूगोल क्या है भाई? इसकी क्या परिभाषा है मानव भूगोल की? बताओ, मानव भूगोल परिभाषा बताओ। हाँ बोलो। पारस्परिक संबंध। हाँ बस यही याद रखना है। जैसे कोई पूछ दिया जाए कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए या मानव भूगोल में परिभाषा दीजिए, ठीक है ना। तो क्या परिभाषा होगा कि मानव और पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। अब जितने भी लोग, जितने भी भूगोलवेत्ता होंगे, भूगोलवेत्ती होंगी, एक एक भूगोलवेत्ती है ना। जितने भी भूगोलवेत्ता होंगे, भूगोलवेत्ती होंगी, वे जब भी परिभाषा देंगे तो मानव और पर्यावरण के संबंधों को लेकर के ही देंगे। जैसे रेटजेल की परिभाषा देख लीजिए कि मानव समाज और पर्यावरण के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। क्रियाशील मानव और गतिशील पृथ्वी के मध्य संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है, ये कुमारी सैम्पुल ने कहा। अब ब्लांस भी क्या कहेंगे? तो ब्लांस कहेंगे क्या कि मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार प्रस्तुत करेगा, है ना। तो देखिए जहाँ पर कहीं भी देखिए अब तो मानव भूगोल की जितनी भी परिभाषाएं दी जाएंगी, वे सभी परिभाषाएं जो है कि मानव और पर्यावरण के मध्य संबंधों को लेकर के ही दिया जाएगा, ठीक है ना।
अब आइए हम लोग देखते हैं ब्लांस के अनुसार, है ना, ब्लांस के अनुसार। ब्लांस का पूरा नाम मालूम है कि नहीं? हाँ, विडाल डिला ब्लांस या वाइडल डिला ब्लांस, ठीक है, ब्लांस। अभी ब्लांस कौन थे? तो ब्लांस के बारे में थोड़ा सा यहाँ से हम लोग जान लेते हैं कि सबसे पहले तो ये संभववाद के जनक और फ्रांस में मानव भूगोल के संस्थापक, इसीलिए फ्रांस में इन्हें मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, ठीक ना। फ्रांस में मानव भूगोल के संस्थापक और ये संभववाद के जनक, ठीक ना। ब्लांस के बारे में ये दो चीज़ें। इधर देखो, संभववाद के जनक भी कहलाते हैं और ये फ्रांस में मानव भूगोल के संस्थापक हैं और ये एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, ठीक। बात समझ में आया? अब इनकी परिभाषा क्या थी? तो ब्लांस ने यह परिभाषा दिया था कि देखिए, इन्होंने परिभाषा दिया कि मानव और पृथ्वी के मध्य पारस्परिक, मानव और पृथ्वी के मध्य पारस्परिक संबंधों की एक नवीन विचार प्रस्तुत करता है। तो ब्लांस ने क्या परिभाषा दिया कि मानव भूगोल मानव और पृथ्वी के मध्य पारस्परिक संबंधों की एक नवीन विचार प्रस्तुत करता है। और अब इसके अलावा एक परिभाषा हो जाएगा हंटिंगटन का, इसको मैं मिटा दूं। अब आजकल परीक्षाओं में न भौतिक भूगोल से कम और मानव भूगोल से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। नेट का एग्ज़ाम दी न, भौतिक भूगोल के कितने सवाल थे? मुश्किल से 10-12 रहे होंगे, बाकी सब मानव भूगोल का सवाल पूछा हुआ था। और मानव भूगोल का सवाल पूछ देगा तो उसमें गलती होना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि जो भौतिक भूगोल है वह साइंटिफिक चीज़ें हैं, वो कंसेप्ट पे है, वो कंसेप्चुअल है, उसको समझने की आवश्यकता है, उसको समझ सकते हैं तो वो बन जाएगा। लेकिन जो मानव भूगोल है यह कंसेप्ट पर नहीं है, ये विचारकों के आधार पर है। एक तरीके से मानव भूगोल में जितने भी भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने अपना एक दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। तो उस दार्शनिक दृष्टिकोण को समझना है, उसको पढ़ना है। इसीलिए बार बार मानव भूगोल से पूछे जाने वाले प्रश्न सभी लोगों से गलत होता है। ऐसा नहीं कि 1, 2, 4 लोग, 10 लोग या 50 लोगों से गलती होता है, ये लगभग सभी लोगों से गलतियां इसमें होना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए मानव भूगोल को बहुत ही कायदे से और बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ना है। इसको जब से नहीं पढ़ेंगे मानव भूगोल, तब से आपका भूगोल समझिए कि अधूरा ही रह जाएगा, है ना। तो अभी तो ये मानव भूगोल का परिचित हम करवा रहे हैं, मानव भूगोल का अर्थ है, मानव भूगोल की परिभाषा है। अब इसके बाद मानव भूगोल की जो है कि मौलिक विचारधाराओं के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। अब उस मौलिक विचारधारा में 3 प्रकार की विचारधाराएं होंगी। एक निश्चयवाद विचारधारा होगा, एक संभववाद होगा और एक जो है कि नवनियतिवाद होगा। फिर उसके बाद हम लोग मानव भूगोल में मानवीय जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, मानव का उत्पत्ति विकास पढ़ेंगे, मानव जाति प्रजाति पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अधिवास में हम लोग जाएंगे, अधिवास को पढ़ेंगे, ठीक है। अधिवास से संबंधित सिद्धांत को पढ़ेंगे, जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत को पढ़ेंगे। ये सभी बिल्कुल एक तरीके से मानव भूगोल का कह सकते हैं कि रीढ़ है और इन्हीं के बगैर ही जो है कि मानव भूगोल
अस्तित्व में है। अब देखिए, अब इसकी एक परिभाषा और है, लेकिन हालांकि अब हमारा धीरे धीरे समय हो गया है। और हाँ, जैसे ही मैं कोई एक चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक है ना, यदि जैसे मैंने एक चैप्टर पढ़ा दिया, अब जैसे मैंने भूगोल के बारे में बताया, फिर अब मानव भूगोल का अर्थ परिभाषा बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसके जितने भी प्रश्न बनेंगे, 10, 20, 25 जितने भी प्रश्न बनेंगे, उन प्रश्नों को जो है कि मैं हल करा दूंगा ऐसे जैसे ये चैप्टर समाप्त हुआ, ठीक है ना। जैसे ही विचारधारा पढ़ा दूंगा तो वहाँ से लेकर के 30, 40, 50 क्वेश्चन मैं बना लूँगा और उस क्वेश्चन को मैं PDF के माध्यम से हल करा दूंगा ना। इसी वीडियो के लास्ट में PDF के माध्यम से हल करवा दूंगा। तो उससे क्या होगा कि एक तरफ आप लोग पढ़ेंगे, है ना, और दूसरी तरफ उसी से संबंधित प्रश्नों को हल कर लेंगे, तो वो चीज़ें कंठस्थ भी हो जाएगी और कई दिनों तक वो चीज़ बना रहेगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जब भी पढ़ाएंगे तो एक चैप्टर पढ़ाएंगे, उस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, है ना, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न मैं बना दूंगा और हाथ से ही लिखूंगा। हालांकि टाइपिंग वाइपिंग तो करने नहीं आता है हिंदी में टाइपिंग, तो हाथ से ही लिख लूँगा और हाथ से लिख करके वो ऑब्जेक्टिव बना लूँगा, 4-4 ऑप्शन वाला बना लूँगा। एक क्वेश्चन होगा 4 ऑप्शन होंगे, एक क्वेश्चन होगा 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। और उन चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन सही होगा उसके बारे में भी बताऊंगा और फिर उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल उसी जगह बता दूंगा। यदि 25 क्वेश्चन होगा तो एक क्वेश्चन पर 2 मिनट दिया जाएगा, तो 50 मिनट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से पढ़ाने का जो तरीका होगा, ये इसी तरीके से पढ़ाने का एक नई पद्धति के तरीके से कह सकते हैं पढ़ाया जाएगा, है ना। वो ज़्यादा प्रभावी होगा कि एक तरफ आप लोग कह सकते हैं कि व्याख्यात्मक रूप से पढ़िए और फिर उसी का जो है कि आप लोग प्रश्न तैयार कर लीजिए और वो प्रश्न जब रहेगा तो गलती होने की संभावनाएं धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब फिर हम लोग कल मिलते हैं। एक आध परिभाषा और बची है हंटिंगटन के अनुसार, समय के अभाव का मैं नहीं बता पाया। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं हंटिंगटन की परिभाषा बता दूं और फिर उसके बाद उसी नेक्स्ट वीडियो में ही मानव भूगोल की जो मूल विचारधाराएँ हैं, जिसमें 3 प्रकार की विचारधाराएँ चली थी, नियतिवाद, असंभववाद और नवनियतिवाद, उसके बारे में बताया जाएगा। फिर बताने के बाद तब एक मैं क्वेश्चन जो है कि पेपर बना लूँगा। उस क्वेश्चन पेपर को मैं PDF के माध्यम से अपने चैनल पर ही अपलोड करूँगा और वहीं से मैं बता दूँगा। तो उसको आप लोग भी पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। और आज के क्लास में बस इतना ही। और हाँ, जितने भी लोग यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।